इंग्लैंड और यूरोप के लोगों को अमेरिका पहुंचने के लिए लकड़ी के जहाज़ों में 5,000 किलोमीटर चौड़े प्रशांत महासागर को पार करना होता था। 2 से 3 महीने के सफ़र में खाने की कमी, बीमारी और तूफान से बचकर कुछ ही लोग अमेरिका पहुंच पाते थे और वहां पहुंचकर भी उन्हें वहां के मूल निवासी रेड इंडियंस और प्रकृति के कोप का सामना करना पड़ता था, जिसमें दोनों तरफ के लोग मारे जाते थे। इसके अलावा अमेरिका की ज़मीन भी घने जंगल और लंबी घास से भरी पड़ी थी, जिसे खेती के लिए तैयार करना आसान नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद यहाँ के सोने चांदी को पाने की इच्छा में स्पेन और इंग्लैंड के बीच भयंकर जल युद्ध हुआ, जिसमें स्पेन की हार हुई। इसके बाद इंग्लैंड ने अमेरिका में कॉलोनीज बसाना शुरू कर दी। 1607 में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया की जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन कॉलोनी बसाई। ये अमेरिका में पहली अंग्रेजी कॉलोनी थी, जिसे लंदन कंपनी ने बसाया था। कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग मर भी गए, लेकिन तंबाकू के व्यापार ने बचे हुए लोगों को वहां जमे रहने की प्रेरणा दी। 1775 तक अमेरिका में 13 ब्रिटिश कॉलोनी बसाई जा चुकी थीं। इन बस्तियों में रहने वाले 90% लोग अंग्रेज थे और बाकी के 10% लोग डच, जर्मन, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। सवाल उठता है कि यूरोपियंस यहां आकर बसे क्यों? उस समय यूरोप में लगातार खतरनाक युद्ध हुआ करते थे। गरीब लोगों को गुलाम बनाकर युद्ध में झोंकने के लिए अमीरों और सत्ताधारियों के हाथों में बेच दिया जाता था। इससे बचने के लिए लोगों ने अमेरिका में बसना ज़्यादा ठीक समझा। ज़्यादातर यूरोपियंस ने अपना घर इसलिए छोड़ा था कि उन्हें वहां व्यापार में ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता की पाने की इच्छा और राजनीतिक उत्पीड़न से बचकर भागने की सोच भी लोगों को अमेरिका में बसने के लिए प्रोत्साहित करती रही, जहां ना तो चर्च का दबाव होगा और ना ही सरकारी अधिकारियों का। इसके अलावा चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में स्टुअर्ट वंश के समर्थक भी गृह युद्ध में हार कर अमेरिका चले गए। जर्मन राजाओं की तानाशाही से त्रस्त होकर बहुत से जर्मनों ने अमेरिकन कॉलोनीज में बसने का फैसला किया। उत्तर में मेन से दक्षिण में जॉर्जिया तक कुल 13 अंग्रेजी बस्तियां थीं। यहाँ 1713 से 1763 के बीच जनसंख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई, जबकि क्षेत्रफल भी 3 गुना बढ़ गया। अब लोग नए रूप में सोचने लगे। जो अंग्रेज धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर यहाँ बस गए थे, उनमें इंग्लैंड के चर्च और वहाँ की सरकार के लिए नफरत की भावना तो होनी ही थी। ब्रिटिश सरकार सभी अमेरिकन कॉलोनीज पर पूरा कंट्रोल चाहती थी, जबकि अमेरिकी जनता का मानना था कि उपनिवेशों का प्रशासन उनका घरेलू मामला है। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी व्यापारिक कानून बनाए। इससे अमेरिकी जनता के आत्मसम्मान को ठेस लगी। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान अमेरिकियों ने अंग्रेजी सेना को विशेष सहायता नहीं दी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भविष्यवाणी की थी कि यदि एक बार अमेरिकी अपनी ज़रूरत का कपड़ा वगैरह खुद उपलब्ध करने में सफल हो गए, तो वे अमेरिका में इंग्लैंड की उपस्थिति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने कनाडा पर कब्जा कर लिया और अमेरिका में उत्तर से फ्रांसीसी खतरा खत्म हो गया। इस प्रकार एकमात्र अंकुश जो अमेरिकियों पर था, वो भी हट गया। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बस्तियों के रुख में एकदम बदलाव आ गया और उन्होंने इंग्लैंड की ताकत को दरकिनार करना शुरू कर दिया। 1765 में ग्रीनविले सरकार के पतन के बाद इंग्लैंड में रॉकिंघम ने सरकार बनाई और स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसमें ये घोषणा की गई कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। इसके बाद इंग्लैंड ने 1767 में टाउनशेंड एक्ट पारित किया, जिसमें 5 चीज़ों चाय, शीशा, कागज़, कॉइन मेटल और रंग पर सीमा शुल्क लगाया गया। अमेरिकियों ने इन्हें भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने सिद्धांत बना लिया था कि वे ब्रिटिश संसद के किसी भी टैक्स को नहीं देंगे। अमेरिका में इन कानूनों के विरोध में कई स्थानों पर दंगे भड़क उठे और अधिकारियों ने इससे निपटने के लिए सख्त रुख अपनाया। 5 मार्च 1770 को भीड़ व सैनिकों में टकराव हो गया, जिसमें 5 लोग मारे गए। हालांकि सैनिकों ने अपनी खुद की जान बचाने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन अमेरिकियों ने इसे बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी। इस तरह वो परिस्थितियां बनने लगीं जिसने बोस्टन टी पार्टी की
महान घटना को जन्म देने का काम किया। भारत और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम चाय से भरे पड़े थे और अमेरिका, जो चाय का सबसे बड़ा आयातक था, अब इस चाय को मंगवा नहीं रहा था, और अगर मंगवा भी रहा था तो तस्करी के द्वारा, जिससे इंग्लैंड में शाही राजस्व को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता था। चाय भारत से अमेरिका इंग्लैंड होकर आती थी, जहां उस पर चुंगी लगाई जाती थी। लंबा रास्ता तय करने के कारण खर्चा भी ज़्यादा आता था। दोनों कारणों से अमेरिका में चाय की लागत बहुत ज़्यादा थी। सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने और चाय की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका चाय ले जाने की परमिशन दे दी और इंग्लैंड में लगने वाली चुंगी भी हटा ली। लेकिन अमेरिकी लोगों को एकाधिकार से चिढ़ थी। पूरे देश में चाय के विरुद्ध एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया गया। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी लोग कुलियों का वेश बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दीं। इसी घटना को बोस्टन चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी एक ऐसी घटना थी जिसने इंग्लैंड और अमेरिकी उपनिवेशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। इंग्लैंड ने बोस्टन बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक कि नष्ट की गई चाय का हर्जाना ना दे दिया जाए। इसके अलावा हत्या संबंधी मुकदमे अमेरिकी न्यायालयों से इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों को ट्रांसफ़र कर दिए गए। इन नए कानूनों को लोगों ने दमनकारी कानूनों की संज्ञा दी। वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा। 5 सितंबर 1774 को महाद्वीप की इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं, बल्कि आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त करना था। एक घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया। ये एक प्रकार से अधिकारों और शिकायतों की घोषणा थी, जिसमें 1765 के बाद के सभी कानूनों को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। ये सम्मेलन इस निर्णय के साथ समाप्त हो गया कि आगे भी बातचीत के लिए सम्मेलन बुलाया जाएगा। कांग्रेस का सम्मेलन होने के पहले ही सरकार और नागरिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया। सैमुअल एडम्स और दूसरे नेता जनता को इंग्लैंड के खिलाफ भड़का रहे थे। राजकीय गवर्नर जनरल गेज की बात अब कोई भी नहीं सुनता था। एक क्रांतिकारी शासन का संगठन हो गया और सैनिक भी इकट्ठे होने लगे। बोस्टन से 18 मील दूर कॉनकॉर्ड नाम के गांव में सैनिक सामान जुटा रहे थे, तो गेज ने इस सामान को जब्त करने के लिए एक टुकड़ी भेजी। अमेरिकन वॉलंटियर्स की टुकड़ी ने लेक्सिंगटन के पास ब्रिटिश सेना का रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश की। इसमें 8 वॉलंटियर्स मारे गए। कॉनकॉर्ड से वापस लौटती अंग्रेजी सेना को हजारों वॉलंटियर्स से टक्कर लेनी पड़ी और उसके बहुत से सैनिक मारे गए। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस कांग्रेस ने जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना अध्यक्ष के रूप में चुना। सम्मेलन में साफ कर दिया गया कि गुलामी के जीवन के बजाय आज़ादी के लिए जान दे देना ज़्यादा अच्छा है। ये फैसला किया गया कि हथियारों का प्रयोग आज़ादी की रक्षा के लिए किया जाएगा। उपनिवेशवासी अब भी केवल ब्रिटिश संसद को ही अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन जॉर्ज तृतीय ने एक के बाद एक भूल करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों के विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबा देने की कोशिश की। उसने जर्मन सैनिक किराए पर मंगाए। अमेरिकियों ने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। जून 1776 तक अंग्रेजी सेनाओं का पलड़ा भारी रहा। फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने 4 जुलाई 1776 को 13 बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए कोशिश शामिल है। इस घोषणा में इस सिद्धांत को बताया गया कि सत्ता का स्रोत जनता है और जनता को अपनी सरकार बनाने का पूर्ण अधिकार है। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि समस्त उपनिवेशों के नागरिकों के नाम से विश्व के सर्वोच्च न्यायाधीश को ये निवेदन करते हैं कि अब हम स्वतंत्र राज्य के निवासी हैं। इसके साथ ही वे इस समय ब्रिटिश सम्राट के प्रति समस्त निष्ठा से मुक्त हो चुके हैं।
तथा उनके व ब्रिटेन के मध्य अब किसी प्रकार का राजनीतिक संबंध नहीं रहा। इसलिए वे युद्ध, शांति, संधि, व्यापार और अन्य सभी मामलों में आधिकारिक रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जो एक स्वतंत्र राज्य के अधिकार होते हैं। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के समाचार पर फिलाडेल्फिया, बोस्टन और अन्य स्थानों पर भारी संख्या में लोग हर्षोल्लास, बंदूकें एवं तोप चलाने एवं गिरजाघरों में घंटियां बजाने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन इन सब के अलावा भी अमेरिका में कई लोग थे जिन्होंने खुशियां नहीं मनाईं। वो थे रेड इंडियन, अफ्रीकन और अमेरिका के अन्य मूल निवासी। इन्हें ये लगा कि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अंग्रेज जनरल विलियम हो ने फिलाडेल्फिया में कांग्रेस के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन को 1776 में बंकर हिल की लड़ाई में हरा दिया। हो ने जल्दी ही फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया। वॉशिंगटन ने अपने एक पत्र में कहा कि केवल कुछ सैनिकों के पास एक से ज़्यादा कमीजें हैं, कईयों के पास एक ही फटी पुरानी कमीज है और बहुतों के पास वो भी नहीं। ज़्यादातर जवान नंगे पांव हैं और उनके नंगे पैरों से बहते हुए खून से ये पता लगाया जा सकता है कि वे किधर गए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास राशन भी पर्याप्त नहीं। हालांकि अमेरिका को फिलाडेल्फिया खाली करना पड़ा था, लेकिन अक्टूबर 1777 में दूसरे प्रमुख अंग्रेज जनरल बर्गुएन को साराटोगा में जॉर्ज वॉशिंगटन ने घेर लिया और उसे हथियार डालने पड़े। इस पराजय ने युद्ध की दिशा ही बदल डाली। साराटोगा में अंग्रेजों की हार का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि फ्रांस, स्पेन जैसे यूरोपीय देश भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आगे आने लगे। 1776 से ही फ्रांस इस युद्ध में दिलचस्पी ले रहा था और सप्तवर्षीय युद्ध का इंग्लैंड से बदला लेने पर उतारू था। 6 फरवरी 1778 को अमेरिका व फ्रांस में समझौता हुआ कि कोई भी अलग से इंग्लैंड के साथ शांति वार्ता नहीं करेगा और जब तक अमेरिकी बस्तियां पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो जाती, युद्ध जारी रखा जाएगा। 1778 में फ्रांस युद्ध में कूद पड़ा। ब्रिटिश जहाजी बेड़े को फ्रांस यूरोप में ही घेर लेता था। सप्तवर्षीय युद्ध में जो घाव फ्रांस को लगे थे, वो उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहता था। फ्रांस और हॉलैंड के इंग्लैंड विरोधी होते ही आयरलैंड ने भी अपना इंग्लैंड विरोधी आंदोलन तेज कर दिया। 1779 में स्पेन ने भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि वो भी जिब्राल्टर वापस छीनना चाहता था। हॉलैंड ने 1780 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया, क्योंकि हॉलैंड एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में अपने पांव जमाने के लिए इंग्लैंड को अंध महासागर में फंसाए रखना चाहता था। रूस, डेनमार्क व स्वीडन ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध हथियार बंद तटस्थता की घोषणा कर दी। फ्रांस व स्पेन की नौसेनाओं के युद्ध में उतरते ही युद्ध का नक्शा बदल गया। अंग्रेजी सेनाध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को 19 अक्टूबर 1781 में यॉर्कटाउन में हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस का परास्त होना इस संग्राम की बहुत अहम घटना थी। आखिर में 1783 में पेरिस की संधि से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। पेरिस की संधि के तहत इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। इस नए राष्ट्र यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को अल्लेघनी पहाड़ी और मिसिसिपी नदी के बीच के अंग्रेजी क्षेत्रों को भी सौंप दिया गया। नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय की गई। हालांकि पेरिस की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होते ही अमेरिकी राज्यों में आपसी मतभेद उभरने लगे, लेकिन कुछ समय बाद इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। 4 पेजों के संविधान पर 17 सितंबर 1787 को 55 लोगों ने हस्ताक्षर किए। अमेरिका का संविधान 21 जून 1788 से लागू हुआ। अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई। 1789 में नई सरकार का गठन हुआ, जिसका प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया गया। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई विश्व की एक महान घटना थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर फ्रांस अमेरिका की सहायता का वचन नहीं देता तो हो सकता था कि अमेरिका इस संघर्ष के लिए तैयार ही नहीं होता, और संघर्ष शुरू होने के बाद अगर स्पेन इंग्लैंड विरोधी नहीं होता और 1780 में तटस्थ राष्ट्रों के सशस्त्र संघ की स्थापना नहीं होती, तो संभव है कि अमेरिका अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता और युद्ध बीच में ही समाप्त हो जाता। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ना कहकर
यूरोप की महान शक्तियों का इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध कहा है। संघर्ष के समय महिलाओं ने गुप्तचरों का काम किया। इस योगदान के लिए अंग्रेज सेनापति कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका के सभी पुरुषों को भी खत्म कर दें तो औरतों को जीतने के लिए हमें बहुत लड़ना पड़ेगा। अमेरिकी क्रांति ने दैवी अधिकार पर आधारित राजतंत्र पर घातक प्रहार किया। युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की जोरदार मांग उठने लगी। फ्रांस भी क्रांति के प्रभाव में आ गया। अमेरिका से लौट कर आने वाले फ्रांसीसी अधिकारियों ने अमेरिका के अनुभवों को लिखा। अमेरिकी क्रांति का महत्व क्रांति से पहले 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा में समाया हुआ है। इस घोषणा की पृष्ठभूमि पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी गई।